अस्सलाम वालेकुम। सादे की लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद है। चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। दरवाजे पर एक बार फिर मैंने घूमकर उसे देखा, वो भी मेरी तरफ देख रही थी। उसने निगाहें झुका ली, मैं भी सटपटा गया। नौरीन ने हमें रुखसत करते वक्त बहुत से बातें लिए। न जाने मैंने क्या क्या कहा। वो वापस अंदर चलेगी, हम दोनों तनहा रह गए। मैंने सोचा मैं राजकृष्णा से उस औरत के बारे में पूछूं जो आखिरी मेज से पहली वाली मेज पर मिली थी। राजकृष्णा जैसे मेरे दिल में घुसा बैठा था। गाड़ी का दरवाजा खोलने से पहले उसने मुझसे पूछा, क्या तुम उस औरत को जानते हो? नहीं, मैंने बेकरार लहजे में जवाब दिया। वो कौन है? वो एक सितम रसीदा औरत है, बहुत मालदार। अभी 1 साल हुआ इसका शौहर एक हादसे में मारा गया। मगर तुम उसे इस तरह क्यों घूर रहे थे? उसने बेचैनी से पूछा। क्या तुम्हें वो औरत अच्छी लगी? नहीं, मैंने झींक कर कहा। ऐसी बात नहीं है। बात कुछ और थी। मैंने एक बार फिर अपने गले में पड़ी हुई माला टटोल के देखी। मुझे बताना पसंद नहीं करोगे? मैं मेरी जुबान हकलाने लगी। क्या आप उस औरत से कोई बात पूछ सकते हैं? मेरा मतलब है कि आपके लिए कहीं ये बुरी बात तो नहीं होगी? नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा। पुलिस वाले हर किस्म का सवाल कर लेते हैं। मैं फौरी तौर पर फैसला नहीं कर सका कि उसे बताऊं या खामोश रहूं। मैंने सोचा ये एक बारीक बीन आदमी है, बात से बात निकालेगा। लेकिन तसल्ली किए बगैर मेरे अंदर खलबली मची हुई थी। इसलिए मैंने मध्यम आवाज में कहा, इस औरत के गले में जो हार है मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। हार? वो हैरत से बोला। मगर वो कैसा हार है? क्या आप उसे पूछ सकते हैं कि वो उसने कहाँ से खरीदा है? बस आप इतनी बात पूछ लीजिए। मैंने उसके सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, वो सोच में पड़ गया। ये तो एक मामूली बात है, मैं उससे अभी पूछ लेता हूँ। लेकिन अगर उसने कोई और सवाल किया, क्या आप उसे लादा किसी कमरे में नहीं बुला सकते? मैं उसे कहीं भी बुला सकता हूँ। तो बुला लीजिए। अच्छा, वो कुछ देर ठहरा रहा, फिर वापस हमारे की तरफ चल पड़ा। मैं भी इसके साथ साथ था। दरवाजे पर पहुंचकर वो कुछ झिझका और उसने दरबान को हुक्म दिया कि वो मिसेस रूप पटेल को बाहर भेज दे। हम दरवाजे से हट के खड़े हो गए। दरबान फौरन वापस आ गया, उसके साथ रूप भी थी। उसका चेहरा फक था। राजकृष्णा ने उससे इस जहमत के लिए मुआफी चाही तो उसका रंग वापस आ गया। मिसेस रूप, क्या आप मुझसे कुछ सलूक करेंगी? राजकृष्णा ने शर्मसार लहजे में पूछा। जरूर, आप कहिए, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा दोस्त जहीर हाँ ये जानना चाहता है कि आपने ये जो हार आपके गले की जीनत बना हुआ है किस तरह हासिल किया है। किस तरह से मुराद ये है, कृष्णा ने वजाहत की, कि कब और कहाँ से हासिल किया था। बेशक आप जवाब देने से इनकार कर सकती हैं, ये एक बेहद निजी बात है। नहीं नहीं, हमने इसे कोई 3 साल हुए खरीदा था। ये 4 मोती और ये हीरा। मुझे इनकी कीमत का तो पता नहीं है, मगर ये एक बहुत कीमती हार है और पटेल साहब ने हमारी शादी की तीसरी सालगिरह पर मुझे पहनाया था। ये हार मैंने ही पसंद किया था। मुझे मालूम नहीं था कि उन्होंने इसे खरीद भी लिया है। सालगिरह आई तो मैं इसे देखकर दंग रह गई। बहुत शुक्रिया। आपको याद है आपने इसे कहाँ पसंद किया था? हाँ याद है। मैंने बेशतर जवाहर नाना भाई के हाथ से खरीदे हैं। यह हार उन्हीं के हाथ से खरीदा था। वो इसे आम नुमाइश के लिए नहीं रखते थे। क्या उन्होंने इस हार के बारे में आपको कुछ बताया था? कुछ ऐसा याद पड़ता है, वो कुछ सोचते हुए बोली। उन्होंने कहा था कि इस हीरे का शुमार दुनिया के चंद नादर हीरों में होता है और एक जरूरतमंद उसे उनके हाथ बेच गया है। मगर ऐसी बातें तो तमाम जौहरी करते हैं। मुझे बताइए कि क्या इस हार में कोई अनोखी बात है? हो सकती है, राजकृष्णा ने कहा, मगर नाना भाई से तस्दीक के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ऐसी कोई अनोखी बात हुई तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप चाहें तो ये हार ले जाएं, इस तरह आपका काम और आसान हो जाएगा। फिर मैं आपसे वापस ले लूंगी। रूप ने हार उतारते हुए कहा। नहीं शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने उसे आंखों में महफूज कर लिया है, आपको बड़ी जहमत हुई। राजकृष्णा ने कहा। क्या आप मुझे वो हार दिखाएंगी? मैंने दरमियान में दखल दिया। मिसिज रूप ने हार मेरे सुपुर्द कर दिया। मैंने गौर से वो हीरा और मोती देखे और हार मेरी उंगलियों में कांपने लगा। बिल्कुल वही, ये वही मोती थे जो मेरी माला में परोए गए थे। और ये हीरा, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वही जिसामत, वही नीला रंग, वही चमक दमक। इसे मैंने सबसे पहले बुध गया में जैन के हाथों में देखा था। जब मैं झोंपड़ी में दाखिल हुआ था तो उसने मुझसे छुपा लिया था। फिर ये हीरा कोरा की उस पोटली में भी मौजूद था जिसे वो जीन की मौत के बाद बुध गया से हमारे घर लाई थी। और जब अब्बाजान ने वो पोटली खोल के देखी थी तो इसमें दूसरे हीरों के साथ ये हीरा भी दमक रहा था। ये सबसे छोटा था। इन जवाहर में मेरी माला जैसे चंद मोती भी थे। अब्बाजान ने पोटली फौरन बंद कर ली थी। घर से निकलने के बाद कुछ दिनों तक तो मकान की रकम से उनका गुजारा हुआ होगा, फिर जमीनों की रकम से। फिर अब्बाजान को ये जवाहर बेचने की जरूरत पड़ गई होगी। उन्होंने ये कदम सबसे आखिर में मजबूरन उठाया होगा। शुबे की बात यही गुंजाइश थी कि मुमकिन है मिसेज रूप के हार में ये हीरा उससे मिलता जुलता कोई दूसरा हीरा हो और मोती भी मेरे मोतियों से इस हद तक महज मुशाबे हों। जरूरी नहीं कि दुनिया में सिर्फ यही हीरा और मोती हों। इस शक्लो सूरत के और भी हो सकते हैं। मगर इस शहर में अब्बाजान का क्याम, मौलवी अकरम की जुबानी सुने हुए उनके हालात, इसी शहर में हीरे की फरोख्त, नाना भाई का ये कहना कि उसे एक जरूरतमंद बेच गया है, ये ऐसी बातें थी जिन्होंने मेरे सीने में जलन पैदा कर दी थी। मैंने हार वापस कर दिया। मुझसे उसका शुक्रिया भी अदा न किया जा सका।
क्या आपकी इस हार से कोई वाबस्तगी है? मिसिज रूप ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। आपने मुझे उलझन में मुब्तला कर दिया है। कुछ नहीं, मैंने वैश्य से कहा। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं, जब भी आपको इस हार की जरूरत हो बेतकल्लफ मुझसे मांग लीजिएगा, उसने हंदा पेशानी से कहा। और कृष्णा जी, आपने जहीर खान साहब की इतनी तारीफें की हैं, कभी इन्हें हमारे घर लाइए। जरूर मिसिज रूप, राजकृष्णा ने कहते हुए मेरी कमर थपकी। आओ चलें। हम गाड़ी में बैठ गए। राजकृष्णा तमाम रास्ते खामोश रहा। चौकीदार ने हमें बताया कि एक औरत ड्राइंग रूम में शाम से राजकृष्णा की मुंतजर है। हम दोनों दौड़ते हुए अंदर गए। वहां चंपाबाई बैठी हुई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वहां सफेद साड़ी में मलबूस चंपाबाई ही बैठी थी। मुझे देखकर उसका भी वही हाल हुआ जो मेरा था। वो बौखला के उठ खड़ी हुई। उसके होंठ कांपने लगे और उसने मेरी तरफ बढ़ना चाहा। मैं घबरा कर पीछे हट गया और राजकृष्णा की ओट में होकर फुर्ती से चाकू जेब से निकाल लिया। लेकिन मुझे फुल्का दिखाने की मोहलत नहीं मिली। चंपा जल्द ही संभल गई। उसने सटपटाए हुए अंदाज में राजकृष्णा को सलाम किया। आप कब आई? राजकृष्णा ने चंद लम्हों के तजबजक के बाद पुरतबाक लहजे में उससे पूछा। मुझे आए हुए देर हो गई, चंपा ने हिफ्फत से जवाब दिया। बैठिए बैठिए, वो तो सब हैरियत है ना? जी हाँ, उसने नजरें झुकाकर कहा। मैं दोबारा बंबई आई हूँ। आपसे आने का वादा किया था, सोचा आज उसे निभा दूं। बहुत अच्छा किया, वो बोला। मगर आप ठहरी कहाँ हैं? एक होटल में, उसने मुझे कनखियों से देखते हुए कहा। होटल में क्यों? राजकृष्णा शिकायती लहजे में बोला। ये घर खाली पड़ा है, आप सीधी इधर आ जाती। जहीर भी मेरे साथ ही है। क्यों जहीर? जी हाँ, मैंने हकलाते हुए कहा। बस वो झीम कर बोली। नाहक आपको जहमत होती, आप मिल गए और दो बातें रवादारी कर ली, यही बहुत है। मुझे मालूम नहीं था कि जहीर भी यही होंगे। तो फिर आप तो फिर क्या आप नहीं आती? राजकृष्णा ने मुस्कुराकर पूछा। तो मैं शायद और पहले आ जाती। राजकृष्णा हंसने लगा। आपने खाना भी नहीं खाया होगा, वो तरद्दुद से बोला। हम लोग तो क्लब में खाकर आए हैं। उसने भिक्खू को आवाज दी। नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं, मैं खाना खाकर आई हूँ। चंपा लज्जाजत से बोली। बस चाय पी लूंगी। गलत, आप खाना खाएंगी, फिर चाय पियेंगी और हाँ, इसके बाद पान भी खाएंगी। फिर आराम से बैठकर बातें होंगी। मुझे आपके पान अब तक याद हैं और अगर आप मुनासिब समझे तो रात को यहाँ क्याम भी करें। मुझे इतनी इजाजत दीजिए, मैं लिबास तब्दील कर लूँ। मैं अभी आता हूँ। वो चंपा का जवाब सुने बगैर दूसरे कमरे में चला गया। मैं और चंपा अकेले रह गए। मैंने चाकू जेब में रख लिया और तेज नजरों से उसे घूरने लगा। मेरे हवास हबत हो गए थे, अकल काम नहीं करती थी। उसे किस लहजे में मुहातिब करूं? वो यहाँ क्यों आई है? जब वो राजकृष्णा से बात कर रही थी तो इसके एक एक लफ्ज पर मेरा दिल हौल जाता था। ना जाने उसकी जुबान से अब क्या निकल जाए। ये मेरा घर भी नहीं था कि मैं उसे धक्के देकर निकाल देता। तुम कैसे हो? अचानक उसकी कांपती हुई आवाज मेरे कानों से टकराई। मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने चीख कर कहना चाहा, लेकिन मेरी बुलंद आवाज राजकृष्णा के खौफ से घुट कर रह गई। बताओ, तुम वापस क्यों आई हो? मैं अब वहां नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? मैंने झुझला कर पूछा। मुझसे अब वहां नहीं रहा जाता। तुम्हारी बात मान के मैं वहां चली तो गई, लेकिन मैंने ये दिन कांटों पर काटे। क्यों? आखिर क्यों? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं कुछ नहीं चाहती, वो फटी हुई आवाज में बोली। मैं जिस हालत में तुम्हें छोड़कर गई थी उससे मुझे चैन नहीं लेने दिया। इन 2 हफ्तों में मैंने कहां कहां की हाक नहीं छानी, हर गली कूचे में तुम्हें ढूंढती फिरी। देखो मेरे पाँव, जब हर तरफ से मायूस होगी तो कृष्णा जी से मदद लेने के लिए यहाँ आ गई। मगर क्यों? मैंने हज़ियानी अंदाज में पूछा। तुमने मुझे माफ नहीं किया। कैसी माफी? मैंने तिल मिलाकर कहा। क्या वो वापस आ जाएगी? वो तो वापस नहीं आ सकती, काश ये मेरे बस में होता। लेकिन जब तक तुम सच्चे दिल से माफ नहीं करोगे मुझे सुकून से मौत भी नहीं आएगी। खुदा भी माफ कर देता है। वो रोने लगी। मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने तेजी से कहा। यह उसकी कीमत थी जो तुमने मुझ पर एहसान किया। अब ये उसकी किस्मत। अब तुम अपने घर जाओ और देखो, यहाँ अपनी जुबान मत खोलना। कृष्णा जी अगर तुमसे मेरी कराबत के बारे में कुरेद कुरेद करें तो कुछ भी बता देना, मगर कोई और बात जुबान पर मत लाना, समझ गई? समझ गई। तुम मुझे इतना बुरा क्यों समझते हो? मैं तुम्हारी इज्जत अपनी जान से ज्यादा अजीज रखती हूँ। तुम अगर यहाँ ना मिलते तो तब भी मैं इनसे कुछ नहीं कहती। बहरहाल अच्छा हुआ तुम इनके पास चले आए। खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे। मुझे कुछ सुकून हुआ। मगर तुमने क्या सोचा है? मैं क्या सोचूंगी, वो सांस भरकर बोली। मेरी तो बस एक ही आरजू है कि जिंदगी के बाकी दिन तुम्हारी खिदमत करते हुए गुजार दूं। यही सोच के बंबई आई थी कि तुम्हें ढूंढकर जहां तुम रहोगे वहां मैं भी किसी कोने में पड़ रहूंगी। तुम मुझे अपने घर में इतनी जगह तो दे दोगे कि मैं अपना ये स्याह चेहरा छुपा सकूं और खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगती रहूं। तुम मुझे एक मुलाजमा समझ के कबूल कर लोगे। मैं अब उन लोगों में वापस जाना नहीं चाहती, ना तुम्हें परेशान करना चाहती हूँ। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? तुम ये बातें पहले भी कर चुकी हो और मैं इनका जवाब दे चुका हूँ। मैं क्या बता सकता हूँ? मेरा तो कोई घर ही नहीं है चंबा बाई। तुम्हें मेरी हालत मालूम है। मैं यहाँ खुद कृष्णा जी के यहाँ ठहरा हुआ हूँ। मेरी मानो तुम कहीं और चली जाओ, कहीं दूर चली जाओ। दुनिया बहुत बड़ी है। अगर तुमने अच्छी जिंदगी गुजारने का अहद कर लिया तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मगर मुझे हर जगह तुम्हारा ख्याल सताएगा। मेरी बात छोड़ो। मेरी आवाज भरा आ गई। मेरा कोई यकीन नहीं है। जब तक बात चल रही है चल रही है। पता नहीं कल मैं कहाँ हूँ और हो भी या ना हूँ।
नहीं तुम होगे, वो वैश्य से बोली, और तुम्हारे सब बिछड़े हुए मिल जाएंगे। तुम तो इतनी जल्दी मायूस हो गए। इतनी जल्दी? मैंने तल्खी से कहा। तुम्हें क्या मालूम? हाँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन इतना तो मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी उम्र क्या है। खुदा ने तुम्हें दिमाग भी दिया है, हौसला भी। तुम एक मर्द हो। बस चंपा भाई, मेरे मुंह से इतना ही निकला था कि राजकृष्णा लिबास तब्दील करके वापस आ गया। मैंने चुप साध ली। चंपा भी सीधी होकर बैठ गई। हम दोनों मुस्कुराकर उसे देखने लगे, लेकिन वो अभी ठीक तरह बैठने भी ना पाया था कि उसे ख्याल आया। भिक्खू ने उसकी आवाज पर कान नहीं धरे थे। उसने चंपा से माजरत की और भिक्खू को देखने के लिए खुद ही उठ के अंदर जाने लगा। हमारी बात अधूरी रह गई थी। जैसे ही वो ओझल हुआ, मैंने चुपके से कहा, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आऊंगा। मैं कल सुबह तुम्हारे पास आऊंगा। तुम उसी होटल में ठहरी हो ना? हाँ, उसने मध्यम आवाज में जवाब दिया। राजकृष्णा भिक्खू पर नाराज होता हुआ फौरन ही वापस आ गया और कुछ देर कुर्सी पर बैठकर यूं ही कसमसाता रहा। वो सिर्फ एक बार रेल में सफर के दौरान चंपा से मिला था, लेकिन एक दिन की इस मुलाकात का नक्श इतना गहरा था कि राजकृष्णा उसे जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकता था। वह बहुत समझबूझ का आदमी था और समझबूझ के आदमी को बात करते हुए देर लगती है। चंपा ने मुझे मोहतात रहने का यकीन दिला दिया था, मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं था। न जाने राजकृष्णा क्या सवाल कर बैठे और चंपा से बात बनाए न बने। चंपा की आमद के बाद खुद मेरी खामोशी और सकून अमेज इज़्तिराब से राजकृष्णा का ज़हन किसी तरफ भी जा सकता था। एक बात से पर्दा उठता तो बहुत से पर्दे उठने का अंदेशा था। राजकृष्णा पुलिस ऑफिसर था, और अफसर भी ऐसा जिसके हवास आम आदमियों से कई गुना तेज थे। मुझे अंदाजा था कि उसकी आंखें बज़ाहिर दीवार की सिमत देख रही हैं, मगर वो हम दोनों को टटोल रही होंगी। चंद लम्हे सुकूत रहा, फिर वो हिचकिचा कर बोला, और सुनाइए, कैसे मिजाज है? आपकी सेहत तो ठीक है? जी, चंपा सहमे हुए लहजे में बोली। ज़हीर को यहाँ देखकर आपको हासा अचंभा हुआ होगा। ये मुझे मिले तो मैं इन्हें अपने साथ ही ले आया। एक आपकी कमी महसूस होती थी, आप यहीं रहिए। बम्बई में मेरा घर हो और आप होटल में रहें, ये एक नहायत नामुनासिब बात है। वैसे भी यहाँ कई कमरे खाली पड़े हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी माँ यहाँ होती तो मुझे बहुत बुरा भला कहती कि मैं आप जैसे मोहसिनों को स्टेशन ही से अपने साथ क्यों नहीं लाया। बाद में आप दोनों को कई दिनों तक ढूंढता रहा। शर्मिंदा मत कीजिए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चंपा अटक अटक कर बोली। हाँ, ज़हीर ने बेशक उस वक़्त अपने हवास बजा रखे थे। अगर आप उसे एहसान समझते हैं तो ज़हीर हाँ ने किया है। मैं तो एक तमाशबीन की तरह सब कुछ देखती रही थी। नहीं, आप भी मेरी वजह से एक नाज़ुक वक़्त से दुचार हो गई थी। आपने मेरे साथ बहुत सलूक किया, मुझे सब बातें याद हैं। मैंने ज़हीर हाँ को यहाँ लाकर कहा था कि ये एहसान का मुआवज़ा नहीं, जिसका मुआवज़ा अदा किया जाए, वो एहसान नहीं होता। आप यहाँ ठहर कर मुझे खुश करेंगी। ज़हीर भी अकेला रहता है। जब तक आपका जी चाहे आप यहाँ रहिए, किसी बात का तकल्लुफ़ मत कीजिए। शुक्रिया। चंपा की आंखें नम हो गई। मैं आपको ज्यादा जहमत नहीं दूंगी। होटल में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता। कल सुबह मैं ड्राइवर से कह दूंगा कि वो आपका सामान ले आएगा। राजकृष्णा ने अफसराना अंदाज में फैसला सुना दिया। मैं सुनता और देखता रह गया। चंपा बहुत जज्बस हुई। दोनों ने मेरी तरफ देखा। मैंने दरमियान में दखल देने वाला कौन था? ये राजकृष्णा का घर था। वो अपने घर में किसी को भी मेहमान रखे। मैंने निगाहें चुरा ली। मैं उसे क्या बताता कि ये औरत कौन है? तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, पहले ही तुम्हारे घर में एक मुश्तबा आदमी मौजूद है, अब दूसरे को दावत दे रहे हो। अपने ओहदे का ख्याल करो, कभी बात खुली तो लोग क्या कहेंगे? वैसे ही लोग तुम्हारे दुश्मन है, हर जगह कहते फिरेंगे कि राजकृष्णा जैसे मशहूर पुलिस अफसर के यहाँ फैजाबाद की मशहूर तवाइफ चंपाबाई ठहरी हुई है, और एक नौजवान जिसने कत्ल के इल्जाम में 7 साल जेल में गुजारे हैं। मुझे हैरत थी कि राजकृष्णा की बारीक बीन निगाहें चंपा के चेहरे, उसकी बातों और अंदाज़ो तवार का जायजा क्यों नहीं ले रही हैं। गो चंपा के चेहरे और लहजे में बहुत सादगी थी। कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो एक तवाइफ होगी, मगर वो तो राजकृष्णा था। सड़कों पर चलता हुआ कोई आदमी नहीं था। उसे जानना चाहिए था कि एक औरत यका तनहा होटल में ठहरी हुई है, वो रात को इस वक्त यहाँ मौजूद है। कोई औरत किसी वजह से बार बार इस शहर का रुख करती है और होटल में ठहरती है। राजकृष्णा को यह भी महसूस करना चाहिए था कि मैंने उसके सामने चंपा से कोई बात नहीं की है, और ना उसकी तरह मेरे चेहरे पर तपाक छाया है। जब मैं यहाँ आया था तो उस चंपा के बारे में पूछा था कि वो कहाँ चली गई। मैंने ससरी तौर पर उसका जिक्र किया था, बस वो चली गई। राजकृष्णा को अगर मेरा ख्याल था तो ये बातें महसूस करनी चाहिए थी। शायद वो सफ़र के दौरान हमारे बारे में अपने लगाए हुए अंदाज़ों पर पशेमान था। अब हमारे मतलब कोई गलत बात सोचने के लिए उसका ज़हन आमादा नहीं होता होगा। चंपा की आमद पर मेरी खामोशी और घबराहट उसने मेरी कसर नफसी पर मकमूल की होगी, मगर मेरे पास खामोश रहने के सिवा चारा भी क्या था। चंपा को अचानक यहाँ देखकर झूठ मूठ की खुशी का इजहार मुझसे कभी न किया जाता, और मैं नाराज़गी का इजहार ही कर सकता था। चंपा की भरमई का अंदेशा भी था। भिखू ने खाना मेज पर लगा दिया था। चंपा की वजह से हम दोनों भी उसके साथ बैठ गए। चंपा चंद ही लुकमे मुंह में डाल सकी। इस स्ना में राजकृष्णा रेल में हमला करने वाले आदमी और उसके ग्रोह के मुतल्लिक दिलचस्प बातें सुनाता रहा। चंपा गर्दन झुकाए सुनती रही। खाने के बाद राजकृष्णा ने उसे आराम करने का मशवरा दिया। वक्त भी काफी हो चुका था। वो वापस जाने की दरख्वास्त करती रही, मगर राजकृष्णा ने उसकी एक ना सुनी।
कमरा खुलवा के साफ कराया और जब तक चंपा अपने कमरे में दाखिल नहीं हो गई वो अपने कमरे में नहीं गया। मैं खामोशी से अपने बिस्तर पर चला आया। इस वक्त तो और बातों में वक्त निकल गया, मगर कल सुबह, कल दोपहर, कल शाम चंपाबाई ना जाने कब तक ठहरी रहे। इससे बेहतर और कौन सा गोशा उसे मुयस्सर आएगा। मैं अपने बिस्तर पर लौटता रहा। ठीक है, चंपाबाई यहाँ रहे और आज कृष्णा अपनी मोहसिना की खातिरदारी करता रहे। मैं तो पहले ही कहाँ रुक रहा था। मैं कहीं और निकल जाऊंगा। जब तक चंपा सामने रहेगी मुझे फम्मी की याद आती रहेगी। मैं खुद यहाँ कब तक रहूंगा। क्लब में मिसिज रूप के गले में हार पड़ा हुआ देखकर मेरे दिल को करार नहीं था। रात बहुत हो गई थी। नाना बाई जौहरी की दुकान बंद हो गई होगी। उसके घर का पता मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं क्लब से सीधा उसकी तरफ जाता और उसे इल्तिजा करता, तुझे तेरी औलाद अपने खुदा की कसम मुझे सही सी बता दे कि हीरा तूने कहाँ से हासिल किया था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थी। ये वही हीरा था जो कोरा अपने साथ हमारे घर लाई थी, और मोती मैंने खुद इन्हें टटोल कर देखा था। वही मोती थे जो मेरी माला में पिरोए हुए थे। उजी ने उन्हीं मोतियों की एक माला बनाकर मुझे दी थी। रास्ते में मुझे ख्याल भी आया कि राजकृष्णा से इस वक्त नानाबाई के यहाँ चलने की इस्तदा करूं। मुझे शायद वो आसानी से उस शख्स का नाम ना बताता जिससे उसने ये हीरा खरीदा था। इतनी कीमती चीज़ों की खरीदो फरोख्त में तो बड़ी राजदारी बरती जाती होगी। रात काटनी भी मुश्किल थी कि चंपाबाई आ गई थी। मैं सुबह जल्द ही उठ के बाहर आ गया, मगर चंपाबाई और राजकृष्णा मुझसे पहले बेदार हो चुके थे। नाश्ते के दौरान कोई खास बात नहीं हुई। कृष्णा ज्यादातर अखबार बीनी में डूबा रहा और चंपा घर में इधर उधर घूमती रही। जब मैं लिबास तब्दील करके ड्राइंग रूम में आया तो राजकृष्णा भी बाहर जाने के लिए तैयार खड़ा था। मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, मैंने उसे इत्तला देनी मुनासिब समझी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, वो मानी हेज अंदाज में बोला, जैसे उसे शुबा हो गया हो कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा। मैंने इनकार नहीं किया, ना ही इकरार किया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और लान अबूर करने लगा। चंपा क्यारी से फूल तोड़ रही थी। उसने गुलाब का एक एक फूल मुझे और राजकृष्णा को पेश किया। राजकृष्णा ने उसे कोट में लगाकर चंपा का शुक्रिया अदा किया। आज दोपहर तो आप अपने हाथ का पका हुआ खाना खिलाएंगी। यहाँ गोश्त वगैरह से परहेज नहीं किया जाता। आप जो भी तैयार करेंगी बड़े शौक से खाएंगे। मैंने ड्राइवर को हदायत कर दी है, वो होटल से आपका सामान ले आए। चंपा ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, मगर राजकृष्ण गाड़ी में बैठ चुका था। आधे घंटे की मुसाफत के बाद हम एक मसरूफ बाजार से गुजर रहे थे। राजकृष्णा इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। एक जगह उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का हुक्म दिया। सामने नाना भाई जौहरी की दुकान थी। मेरा सर चकरा गया। नामालूम नाना भाई अबाजान के बारे में क्या बताए। शायद उसे उनका पता भी मालूम हो। अगर ये सब बातें राजकृष्णा के सामने हुई तो मैं उसे क्या कहूँगा। गाड़ी से उतरकर मेरे लिए अपने पैरों पर चलना दुभर हो रहा था, मगर राजकृष्णा मुझे घसीटता हुआ दुकान के अंदर दाखिल हो गया। दुकान के एक बादब मुलाजिम ने हमें एक कमरे में पहुंचा दिया। कमरे में दो तरफ शीशे लगे हुए थे और एक तंदुरुस्त गोल मटोल जर्द रंगत का शख्स ऊंची चौकी पर बैठा हुआ था। उसकी उम्र 60 साल से कम नहीं होगी। मेरे जिस्म में खून थम गया था। नाना भाई ने मताना से हमारा इस्तकबाल किया और मुस्कुराते हुए पूछा कि वो हमारी क्या खिदमत कर सकता है। आपको एक तकलीफ देनी है, राजकृष्णा ने झिझक के कहा। जरूर हुक्म, वो आंखें चपकाकर बोला। आपका वक्त तो जाया होगा, लेकिन कुछ ऐसा ही जरूरी काम है। राजकृष्णा ने आधी अंग्रेजी और आधी शिकस्ता उर्दू में शाइस्तगी से कहा। आप मिसिज पटेल से तो खूब वाकिफ होंगे। वही पटेल साहब जिनका एक हादसे में गुज़िश्ता साल इंतकाल हो गया था। हाँ हाँ, वो गंभीर आवाज में बोला। वो बहुत मेहरबान आदमी थे, मेरे अच्छे दोस्तों में थे, बहुत खुश ज़ोक। लेकिन आप, राजकृष्णा ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। उनकी बेवा मिसिज रूप पटेल के पास एक नादर हार है। वो हार आजहानी पटेल साहब ने आपके यहाँ से खरीदा था। शायद आपको याद होगा, जरूर याद होगा, क्योंकि इसमें एक मुनफरद किस्म का हीरा और 4 बेशकीमत मोती जड़े हुए थे। हीरा जिसामत में छोटा और नीले रंग का था। नाना भाई ने अपनी आंखें बंद कर ली। मिसिज रूप पटेल ने हमें बताया है कि आपने वो हीरा सुपुर्द करते वक्त उनसे उस हीरे की बड़ी तारीफ की थी और कहा था कि इस हीरे का शुमार दुनिया के चंद नादर हीरों में होता है, और वो एक जरूरतमंद आपके हाथ बेच गया था। कहिए, आपको कुछ याद आया? नाना भाई ने मुतजस्सिस अंदाज में गर्दन हिलाई। राजकृष्णा ने तेज से कहा, वो ऐसा हीरा नहीं था जिसे आपकी जोहर शनास निगाह भूल सके। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपने वो हीरा किस जरूरतमंद से खरीदा था। वो साहब कौन थे और उनका पता क्या है? नाना भाई ने हम दोनों को गौर से देखा। उसके माथे पर सलवटें पड़ गई। वो कुछ देर तक सोचता रहा। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। जनाब, उसने किसी कदर नागवारी से कहा, मिसिज रूप पटेल ने आपको जो कुछ बताया है वो सच है। बिलाशुबा वो एक नादर हीरा है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं आपको फरोख्त करने वाला का नाम नहीं बता सकता। 2 बातें हो सकती हैं, या तो आप बताना नहीं चाहते या भूल गए हैं। हमारी ये दरख्वास्त बेजा जरूर है, मगर मामला कुछ ऐसा है। बराए करम हमारी मदद कीजिए। हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं और यकीन दिलाते हैं कि आपकी नेक नामी और साख पर कोई हरफ नहीं आएगा। मगर जनाब, ये बात मेरे कारोबारी असूल के खिलाफ है। दोनों में से कोई भी एक बात समझ लीजिए, माफ कीजिए। कोई और खिदमत हो तो बताइए, वो रुखाई से बोला। नाना भाई, हम मिसेज रूप पटेल की सिफारिश भी ला सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें फ़ोन कर लीजिए। राजकृष्णा ने नरमी से कहा, मेरी मुराद है कि आप हम पर हर तरह का एतमाद कर सकते हैं। सिफारिश और एतमाद की बात नहीं है जनाब। असूल अपनी जगह है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे वो हीरा और मोती खरीदे हुए कई बरस गुजर गए हैं। आपने
खुद फरमाया है कि मिसेस पटेल ने 3 साल पहले मुझसे खरीदा था। यहाँ ना जाने कितने हीरे रोज आते हैं, अब जरा सोचिए कौन याद कर सकता है। वो हीरा ऐसा नहीं था जिसकी फरोख्त करने वाले का चेहरा आपके जहन में महफूज ना हो। ऐसे सौदों में हर तरह की एहतियात करनी पड़ती है। आपने अपनी तसल्ली के लिए ये एहतियात की होगी, रसीद दी होगी, स्टाम्प लिखा होगा, उस शख्स का नाम पता आपके रिकॉर्ड में ज़रूर मौजूद होगा। फ़र्ज़ कीजिए ये सब महफूज है, तो भी मैं बताने पर आमादा नहीं हूँ।